नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सल्तनत काल का इतिहास, और सल्तनत काल के अंतिम पड़ाव में हम प्रांतीय राजवंशों को पढ़ेंगे। प्रांतीय राजवंश मध्यकाल में एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम जनरली तवज्जो नहीं देते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, और जनरली टीचर भी इसको पढ़ाने पर बल नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रांतीय राजवंशों का ये पहला वीडियो है। आज हम जौनपुर, कश्मीर, राजपूताना और मालवा को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसके अगले वीडियो में हम जाएंगे कामरूप तक। दूसरे वीडियो में हम इतना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद विजयनगर और बहमनी के लिए हमको ज़्यादा वीडियो लाने पड़ेंगे, तब ये कंप्लीट होगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। तो जौनपुर, कश्मीर, राजपूताना की लोकेशन सबसे पहले जान लेते हैं। ये लोदी डायनेस्टी से संबंधित आप मैप देख रहे हैं। यहाँ पर इस किनारे पर जौनपुर साम्राज्य था। कश्मीर आप जानते ही हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर रहा होगा कश्मीर। राजपूताना आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राजपूतों का एरिया था, और मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का ये एरिया था मालवा। इन चार सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पीछे आपको पढ़ाया भी जा चुका है। तैमूर ने जब भारत में आक्रमण किया था, उस वजह से काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी, और उसी अव्यवस्था का लाभ उठा करके सल्तनत के तमाम सारे प्रांत अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, और ये सारे लोग अपने आप को इसी कारण से स्वतंत्र कर लेते हैं। इनके बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। ये सारे शासक स्वतंत्र तो कर लिए हैं, लेकिन आगे जब अकबर आएगा तो इन सबको वापस जीत लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जौनपुर के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पर इसको बसाया था, हमने आपको पीछे बताया था, और जौना खां के नाम पर जौनपुर की शहर की स्थापना की जाती है। वहाँ पर मलिक सरवर नामक व्यक्ति को भेजा जाता है। किस उपाधि से? मलिक उस सर्क, यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी जाती है उसको। लेकिन वो मलिक उस सर्क आगे चलकर क्या करता है, उसको स्वतंत्र करा लेता है जौनपुर को, और वहाँ पर सरकी राजवंश की स्थापना करता है। मलिक सरवर एक हिजड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरकी सुल्तानों के संरक्षण में जौनपुर में काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक विकास देखने को मिलता है, और इसी सांस्कृतिक विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। इस स्लाइड में कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जौनपुर की। ये जौनपुर का एक भूल भुलैया है, ये जौनपुर का किला है, और यहाँ पर एक शाही पुल आप देख सकते हैं, ये पुल है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा सुंदर तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। तो मलिक सरवर के बारे में हमने आपको लगभग चीज़ें बता दी हैं। नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर आक्रमण जब होता है तो उस अव्यवस्था का लाभ उठा करके ये जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मलिक उस सर्क आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको लगाना पड़ेगा, या मलिक सरवर मिलेगा, आपको लगाना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मुबारक शाह आता है, और मुबारक शाह पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके पहले वाले ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, याद रखिए, वो सम्मान कर रहा था तुगलक वंश के शासकों का। इसने, मुबारक शाह पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अपने नाम के सिक्के और खुतबे को पढ़वाया था। इब्राहिम शाह इस डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट शासक था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सरकी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन हुआ? तो इब्राहिम शाह सरकी हुआ। इसके समय में विद्यापति ठाकुर, जो मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि हुए हैं, उन्होंने कीर्ति लता नामक एक महत्वपूर्ण रचना को लिखा है, और इसी के समय में अटाला मस्जिद जो है बन करके तैयार हो जाती है। ये अटाला मस्जिद जौनपुर की काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि जौनपुर के अटाला मस्जिद का जो स्थापना करने का जो स्टार्टिंग है, या उसकी जो नींव है, वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रख दी जाती है। लेकिन उसके बनते बनते इब्राहिम शाह सरकी का समय आ जाता है, तो आपसे उसके नींव के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, किसकी नींव कब रखी गई। प्रश्न ये पूछा जाएगा, जौनपुर के जो अटाला मस्जिद है उस किस शासक के समय में कंप्लीट हुई? इब्राहिम शाह सरकी के समय में हुई थी। हुसैन शाह इस वंश का अंतिम शासक था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चूँकि आपको बताया गया था कि जौनपुर का जो विलय है बहलोल लोदी ने ही कर लिया था, यानी मुगलों का नंबर नहीं आ पाया था, पहले ही कर लिए गए थे। इस वजह से ज़्यादा समय तक शासन यहाँ पर लोग नहीं कर पाए, और जौनपुर को सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी के समय में क्या कर लिया गया, पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। इस तरह से जौनपुर का काम कंप्लीट हुआ। जौनपुर के बाद हम आगे चलेंगे, कश्मीर की बात करेंगे।
कश्मीर में मेनली हमें दो शासक के बारे में देखना है, सिकंदर और उसका बेटा जैनुल आबदीन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिकंदर जो भी गलतियां कर रहा है उनको उसका बेटा आकर के सुधारेगा। बस इतनी सी कहानी है कश्मीर की। इसने ऐसे काम किए हैं जो हिंदू विरोधी थे और इसी वजह से आप देख रहे हैं मस्तक पर चंदन लगाना इसने प्रतिबंधित कर दिया। सोने व चांदी की मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनाने का आदेश दे दिया। यानी मूर्तियों के विरोध में इसने ऐसा काम किया कि मूर्तियों को गला दिया और उनके सिक्के बनवा लिए। इसने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर पर जजिया कर आरोपित कर दिया था? तो आप सिकंदर का नाम बताएंगे। और मूर्तियों को तोड़े जाने की वजह से इसको बुत सिकन की उपाधि भी दी जाती है। बुत शिकन का मतलब मूर्ति भंजक, यानी ऐसा व्यक्ति जो मूर्तियां तोड़ता है उसको बुत शिकन कहा जाता है। इसने कश्मीर में सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया था। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कश्मीर में सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित कर दिया था। तो सती प्रथा, जजिया कर, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसने काफ़ी ज़्यादा जब परेशान किया तो जो ब्राह्मण या तमाम हिंदू लोग थे वो शहर छोड़ करके, कश्मीर छोड़ करके भाग गए थे, पलायन कर गए थे। इनकी इन नीतियों की भरपाई करेगा इनका बेटा जैनुल आबदीन। 1420 से 1470 काफ़ी लंबे समय तक शासन करता है और ये इस वंश का, कश्मीर का महानतम शासक था। इसके कार्य ऐसे होते हैं जो सबको लेकर के चलता है, हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेकर चलता है। इस वजह से इसकी इन उदार नीतियों के कारण इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन आप बताएंगे। इसने सिकंदर की नीतियों के बिल्कुल विपरीत काम किया था, हमने आपको पीछे ही बताया था। उन सारी चीज़ों की इसने भरपाई की। हिंदू मंदिरों को जो तोड़वाया था उसके पिता ने उनको बनवाया। ब्राह्मणों को जो देश से निकाल दिया गया था उनको वापस बुलाया। उच्च पदों पर उनको नियुक्त किया गया था। तमाम लोगों का धर्मांतरण करवाया गया था। इन्होंने वापस स्वतंत्रता दी कि वो चाहें तो अपना धर्म फिर से बदल सकते हैं। जैसे लोगों को उस समय हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया तो ये कह रहे थे कि आप मुसलमान से वापस हिंदू बन सकते हैं। इसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंदुओं पर आरोपित जो अंत्येष्टि कर था, यानी अंत्येष्टि जब करते थे हिंदू तो उनको टैक्स देना पड़ता था, साथ ही जजिया कर तो आरोपित किया गया था सिकंदर के द्वारा, तो इन दोनों करों को इसने समाप्त कर दिया था। सती प्रथा को वापस इसने लागू कर दिया था क्योंकि ये धार्मिक मान्यता थी, तो बताया कि सती प्रथा अब दोबारा प्रचलन में रहेगी। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों का तस्वीरें हैं। इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया जाता है, जैन प्रकाश की रचना की जाती है। इस पुस्तक के रचयिता हैं यदुभट्ट और इनको संरक्षण दिया था जैनुल आबदीन ने। और जैन प्रकाश जैनुल आबदीन की जो है बायोग्राफी है, उनकी जीवनी। इसने दस्तकारी का प्रचलन करवाया था। दस्तकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक प्रकार की कला थी और इस कला को तिब्बतियों से सीखा था। ये साल बनाने की विश्वविख्यात कला थी जिसको तिब्बतियों से सीखा था उस समय कश्मीरियों ने, और आज कश्मीरी लोग दस्तकारी करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। इसने संपूर्ण घाटी में भूमि की पैमाइश कराई और उत्पादन कर 1/6 भाग वसूल किया। ये इंपॉर्टेंट काम इसका था। यानी सल्तनत काल के ज़्यादातर शासक 1/3, 1/2 वसूल कर रहे थे, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा घटा दिया था भू राजस्व को, 1/6 कर दिया था। साथ ही इसने भूमि की पैमाइश भी करवाई थी और भूमि की पैमाइश करवा करके राजस्व को वसूल कर रहा था। इसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू कर दिया था। हमने आपको पीछे बताया था बाजार नियंत्रण प्रणाली भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई थी। इसने भी ऐसी प्रणाली को लगाया था और इस वजह से इसको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। आगे चल के इसके उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर रहे। बाबर का मौसी का लड़का मिर्ज़ा हैदर दोगलत, इसकी एक पुस्तक है काफ़ी पॉपुलर है जिसको हम मुग़लों में पढ़ेंगे, तारीख़-ए-रसीदी। तारीख़-ए-रसीदी कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पीसीएस आदि परीक्षाओं में, इसको रट लीजिएगा। तो मिर्ज़ा हैदर दोगलत अमीरों की सहायता से कश्मीर पर अधिकार कर लेगा और नाजुक शाह नाम से एक आगे चलकर शासन चलाना प्रारंभ करता है, लेकिन विद्रोह कर देती है जनता और विद्रोह में मारा जाता है। मलिक दौलत चक नामक व्यक्ति ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और चक वंश की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा चक वंश किस जगह पर रूल करता है, कहाँ पर शासन करता है? तो आप बताएंगे चक वंश कश्मीर पर शासन करता है। आगे चल करके
चक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद याकूब शाह को हरा करके अकबर ने स्वयं ही कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इस तरह से कश्मीर अब सीधे मुगलों के अधीन आ जाता है। कश्मीर के पश्चात आगे हम बात करेंगे राजपूताना के बारे में। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और राजपूताना के बारे में आपको सिर्फ 2 शासकों के बारे में पढ़ना है। इन्होंने अपनी राजधानी नागदा को बनाई थी प्रारंभिक दौर में, लेकिन बाद में राजधानी बदल करके इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ कर ली थी। राणा कुंभा सबसे इम्पॉर्टेंट शासकों में से पहले नंबर पर आते हैं। इसके बाद हम अगले शासकों के बारे में बात करेंगे, राणा सांगा के बारे में भी। राणा कुंभा का मूल नाम आपसे पूछेगा। इनका मूल नाम कुंभकर्ण था और इनका राजपूताना का और मालवा का आपस में पटरी नहीं खाती थी, आपस में झगड़ा करते रहते थे ये लोग। तो इस वजह से यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब राणा कुंभा राजपूताना में शासन कर रहे थे उस समय मालवा का शासक कौन था। तो इनका समकालीन मालवा का शासक महमूद खिलजी था और इनकी आपस में नहीं बनती थी। इनके बारे में और भी तमाम चीज़ें हैं। कई भाषा कई विषयों के ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा जानकार थे। तर्कशास्त्र, गणित, राजनीति विज्ञान, व्याकरण, तत्व मीमांसा सब में निपुण थे। इन्होंने जयदेव की एक रचना है गीत गोविंद, काफ़ी पॉपुलर बुक है, 12वीं सेंचुरी में लिखी जाती है। तो गीत गोविंद का इन्होंने टीका लिखा था रसिक प्रिय के नाम से। ये एक महान संगीतकार थे तथा वीणा वादक थे। बहुत बार आ चुका है प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजपूत शासक एक कुशल वीणा वादक भी था। तो वीणा बजाते थे और इन्होंने संगीत पर तमाम पुस्तकें लिखी हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूर्ण प्रबंध। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है विजय स्तंभ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विजय स्तंभ क्या है, कीर्ति स्तंभ क्या है। इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये इधर वाला कीर्ति स्तंभ है और इधर वाला विजय स्तंभ है। दोनों चीज़ें राजस्थान में हैं, दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले हम विजय स्तंभ की बात करते हैं। इस विजय स्तंभ की जो रचना है या निर्माण है किसके सहयोग से की जाती है। तो आप जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उन्हीं के सहयोग से, यानी राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। विजय स्तंभ इसका नाम है, यानी किसी चीज़ की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया होगा। तो इन्होंने मालवा को जीत लिया था। आपको बताया कि मालवा से इनका लगातार संघर्ष चल रहा था। मालवा को जीतने के पश्चात उसी की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक पिलर बनवाया और ये बिल्डिंग जो आपकी विजय स्तंभ कहलाई। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किसकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इसको बनवाया था। चित्तौड़ में स्थित है। कब इनका निर्माण करवाया गया? 1442 से 1449 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है इसे हिंदू देवशास्त्र का कोष कहा जाता है। हिंदू देवशास्त्र का कोष से मतलब है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। अजायब घर का मतलब आप समझ गए होंगे, चिड़ियाघर या जू। जैसे चिड़ियाघर में तमाम सारे जानवर होते हैं, उसी तरह से अजायब घर में भी हिंदू देवी देवताओं का वास है। सीधी बात कहें कि तमाम सारे यहाँ पर देवी देवता पाए जाते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं ढेर सारी और वो वहाँ पर निवास करते हैं। इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का कोष, हिंदू देवशास्त्र का कोष, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसके वास्तुकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैता, यानी इस बिल्डिंग को जिस व्यक्ति ने डिजाइन किया, जिसने आर्किटेक्ट किया इसका, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उसका नाम था जैता। उसके पुत्र और नाती वाती लोग भी इसमें शामिल थे, हालांकि उसके आपसे नाम पूछे नहीं जाएंगे। यहीं पर एक अभिलेख है, विजय स्तंभ अभिलेख। यहीं पे कोई अभिलेख लगा होगा और उसमें कुछ वर्णन होगा कि ऐसा ऐसा ये निर्माण करवाया फला शासक ने। उस स्तंभ लेख का जो रचयिता है, उस स्तंभ लेख में जो भी श्लोक लिखे गए होंगे, जो भी बातें लिखी गई हों, उसको किस व्यक्ति ने डिजाइन किया, किस व्यक्ति ने लिखा है? तो अत्रि और महेश ने उसको लिखा है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के दरबार में, राणा कुंभा के दरबार में एक सुप्रसिद्ध वास्तुविद आर्किटेक्ट जिनका नाम मंडन था या मानदान था, वो निवास किया करते थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सुप्रसिद्ध वास्तुकार मंडन किस राजपूत शासक के दरबार में निवास करते थे? तो आप राणा कुंभा का नाम बताएंगे और ये राज्य का मुख्य शिल्पी था। पूरे राज्य को डिजाइन करने का मुख्य कार्य इसी का हुआ करता था। वहीं विजय स्तंभ के बाद हम कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये कीर्ति स्तंभ का आप डिजाइन देख रहे हैं।
कीर्ति स्तंभ का निर्माण एक जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया जाता है। हालांकि ये वाला 12वीं शताब्दी में बन जाता है और ये आपका 15वीं शताब्दी में बनता है। तो पहले ये बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ये भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और ये मुख्य रूप से जैन संप्रदाय से संबंधित है, यानी जैन संप्रदाय से संबंधित मूर्तियाँ इसके अंदर पाई जाती। तो आपके लिए कीर्ति स्तंभ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विजय स्तंभ इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का एक ही नाम कभी कभी दे देता है, यानी कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को एक ही मान लिया जाता है। तो कभी भी कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को एक माना जाए तो आप इसको नहीं समझेंगे, आप ये समझेंगे कि इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजपूताना वाले में, ठीक है। इसके पश्चात राणा सांगा आते हैं। राणा सांगा हालांकि राणा कुंभा के नाती होते हैं, इनका मूल नाम संग्राम सिंह होता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। कुंभा का बेटा होता है रायमल और रायमल के बेटे होते हैं संग्राम सिंह। इस तरह से राणा सांगा गद्दी पर बैठ जाते हैं। बाबर के समकालीन थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बाबर ने इनका उल्लेख भी किया है शायद अपनी पुस्तक में। तो बाबर का समकालीन राणा सांगा था और मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय तथा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था। काफ़ी प्रतापी थे। ये संघर्ष मालवा के साथ इनका चलता रहा और उन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को हरा दिया था। हमने आपको पीछे भी बताया था, इब्राहिम लोदी के समय में इन्होंने 1517 से 18 के बीच में घटोली या खतोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। और आगे चल कर के इनके द्वारा किया गया अगला काम है जो महत्वपूर्ण है। 1527 को इन्होंने खानवा के युद्ध में सामना किया था बाबर के साथ, लेकिन इनका दुर्भाग्य था कि ये उस युद्ध में हार जाते हैं खानवा के युद्ध में, और इनकी हालांकि अभी मृत्यु नहीं होती है। 1 वर्ष पश्चात इनके सरदारों ने इनको जहर दे करके मार दिया था। संग्राम सिंह के बारे में हमने आपको पीछे बताया था कि खतोली के युद्ध के दौरान ये किस तरह से घायल हो जाते हैं। इनका हाथ भी नहीं रह जाता है, आँख भी नहीं रह जाती है, पैर भी एक कट जाता है, लेकिन फिर भी ये लड़ते रहते हैं। इस तरह से राजपूताना कंप्लीट हो जाता है। और अगला जो डायनेस्टी है, अगला जो स्थान है वो हम पढ़ने वाले हैं मालवा के बारे में। मालवा आपको पहले ही बताया गया कि मालवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में दिलावर खां गोरी ने मालवा राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र किया इसको सल्तनत काल से। हुसंग शाह आएगा और उसने अपनी राजधानी धार के स्थान पर मांडू बनाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा के सुल्तानों की या मालवा के राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी, तो मांडू पे थी। मांडू को आगे चलकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया और यह कल्चर की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो जाती है। तो मांडू काफ़ी ज़्यादा घूमने लायक जगह है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं कभी घूमने के लिए। महमूद खिलजी फर्स्ट एक थोड़ा फेमस शासक आता है यहाँ का, और मालवा का सबसे प्रतापी शासक था ये। इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। बाद में 1555 में मियाँ बायजीद बाज बहादुर की उपाधि को धारण करके यहाँ का शासक बनता है। इसी बाज बहादुर को अकबर 1562 में हराएगा और हरा करके अपने कब्जे में ले लेगा और इस तरह से मालवा का विलय कर लिया जाएगा। कहाँ पर, मुगल साम्राज्य में कर लिया जाएगा। तो इस तरह से मालवा की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। मालवा की कहानी में थोड़ी सी एक बात ज़रूर यहाँ पर है कि ये मियाँ बायजीद है और ये मियाँ बायजीद की पत्नी को बताया गया है, दर्शाया गया है यहाँ पर, और इनका नाम था रूपमती। तो मियाँ बायजीद और रूपमती काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं मालवा में अपनी प्रेम कहानी को लेकर के। तो अकबर ने इनको बिछड़ा दिया था, या अकबर कह सकते हैं कि रूपमती को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में रूपमती आत्महत्या कर लेती है। तो रूपमती न बायजीद को मिल पाती है और ना ही अकबर को मिल पाती है। इस तरह से इनकी प्रेम कहानी को आप फुर्सत में कभी पढ़िएगा, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चूँकि मियाँ बायजीद संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, संगीत के साथ साथ स्थापत्य को लेकर के बहुत उसने काम किया है, और इस तरह से मांडू को उन्होंने विशेष तौर पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगों से सजाया है। आप यहाँ पर कुछ तस्वीर देख सकते हैं। ये बाज बहादुर का महल है, उसका पैलेस है। इसके बाद भी आप कुछ यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें ये अपनी रूपमती के लिए बनवाया था। इसको रूपमती पेविलियन के नाम से जाना जाता है।
ये उसका स्नान गृह है शायद। इस तरह की सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। ये सारी बिल्डिंग्स कहाँ पर हैं? मांडू में हैं। इस तरह से प्रांतीय राजवंश के इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा न खींचते हुए यहीं पर समाप्त करेंगे। अपने इसके दूसरे भाग में हम गुजरात और अन्य छोटे छोटे प्रांतों के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।